अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम की अहम खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची स्टूडियो से मंसूर मुगीरी मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से रियाजुल हक और पेशावर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ मंगिश ने। नाजरीन, आज सबसे पहले आपको बताते हैं सिंध अफसरान की, जिन्होंने वफाकी हुकूमत का वर्ल्ड बैंक के साथ किए गए मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और करोड़ों अरबों रुपए की खरीदारी और तरक्याती कामों में किसी किस्म का ई टेंडरिंग नहीं किया जा रहा है, बल्कि अरबों रुपए के तरक्याती कामों में सिरे से ही टेंडर्स नहीं किए गए और अगर किए जाते हैं तो वो भी डमी अखबारात में इश्तिहारात शाया कराए जाते हैं ताकि मनपसंद कंपनीज के अलावा कोई दूसरी कंपनी इसमें हिस्सा ना ले सके। आज की स्टोरी सिंध के दो बड़े महकमों वर्क सर्विसेज और आबपाशी महकमों के अरबों रुपए के तरक्याती कामों की है, जिसमें ई तो दूर की बात है, डमी अखबारात के जरिए ठेके दिए गए और पेशगी अदायगी करके रकम की भी बंदर बांट की गई है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साउथ के इन्वेस्टिगेशन सेल के इंचार्ज मंसूर मुगीरी साहब। इस खबर की तफसीलात जानते हैं। मुगीरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ई टेंडरिंग क्या है और आखिरकार इस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना साहिबा, आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त भी है और दिलचस्प भी है। आपने जो सवाल किया है कि ई टेंडरिंग क्या है और उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है, असल में जो वफाकी हुकूमत की जानिब से पेपरा है, एफ पेपरा और बाकी सूबों में पेपरा है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी है, जिसमें जितने भी तरक्याती काम होते हैं या ख़रीदारी की जाती है तो उसका टेंडर जो है डिपार्टमेंट वाले आके पेपरा को भी देते हैं, वो अपनी वेबसाइट पे वो चढ़ाता है ताकि सारे लोग देखें तो उस पर अप्लाई करें ताकि ओपन बिड हो, लोग जो है कॉम्पीट करें, जिसका नसीब जो ठेका मिले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सेपरा के आने के बावजूद भी सिंध में सूरत हाल ये है कि जो इनके लोगों ने जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट थे उन्होंने हशर नशर कर दिया। ऐसी कमांडें दे रखी हैं कि आप चाहे कितने अरबों की हो या खरबों की आप टेंडर डॉक्यूमेंट भेज दें इनके पास, वो नजर ही नहीं आता। वो 2-4 घंटे में चढ़ा के फिर उसकी स्क्रीन गायब कर देते हैं ताकि ना कोई देखे, ना कोई अप्लाई करे, ना किसी को टेंडर मिले। तो फिर मनपसंद कंपनियों को वही फर्ज करो कि मैंने अप्लाई किया, मैं इनका मनपसंद हूँ, हाँ। मेरी वजह से इन्होंने डील की और सेपरा के जरिए उन्होंने टेंडर हाइड कर दिया, छुपा दिया। अच्छा, किसी को नजर नहीं आएगा। ठीक है। लिमिटेड टाइम के बाद फिर उसको जाहिर करते हैं। अब टाइम नहीं होता लोगों को अप्लाई करने के लिए, तो कोई कहेगा, तो ये कहते हैं देखिए हमने तो इस डेट को ये चढ़ा दिया है, आपने अप्लाई नहीं किया, आपने देखा नहीं, हमारा क्या कसूर है। तो नतीजे में जो मनपसंद कंपनी होती है वही अप्लाई करता है, उसी को काम मिलता है, फिर उसी पे जो है ना काम बढ़ता जाता है। रिवाइज जाते हैं, रिवाइज में अरबों रुपए। अच्छा, उस तोड़ को निकालने के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से वफाकी हुकूमत को कहा गया कि हमें बहुत सारी शिकायतें हो रही हैं कि जुगाड़ी काम किए जा रहे हैं, टेंडरिंग सही नहीं हो रहा है, आप ई टेंडरिंग करें। ई टेंडरिंग से मतलब यह है कि वो डिपार्टमेंट का जो टेंडर क्लर्क है वो लोगों को, कंपनीज को टेंडर नहीं देता था। टेंडर के दिनों में वो दफ्तर नहीं आता, छुप जाते हैं। जिनको उनको टेंडर देना होता है उनको टेंडर देते हैं, जिनको टेंडर नहीं देना होता है वो छुप जाते हैं, फ़ोन बंद कर जाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा इस तरह का सिलसिला बनाए, कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके आप सेपरा वालों को दे दें, वो इस टेंडर को चढ़ा दें और सब लोग उसको देख सके, सब लोग अप्लाई करें। जो टेंडर क्लर्क वहाँ से करा वो न कर सके और सेपरा का जो IT का एक्सपर्ट है वो वहाँ से न कर सके, उसको रोकने के लिए इस पे वफाकी हुकूमत की जानिब से इनको सख्ती से हिदायत की गई। तो वर्ल्ड बैंक की जानिब से सिंध वालों को कहा गया कि 2 बहुत बड़े महकमे हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इनको आप ट्रेन करें, इनसे आप पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करें। तो इन्होंने शुरुआत की, लेकिन बदकिस्मती से यह है कि ऐसे लोगों को भेजा गया ख़ास तौर पर हेल्थ वालों की जानिब से कि जो सीखना ही नहीं चाह रहे थे। अच्छा, मिसाल के तौर पर जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के VC और प्रिंसिपल थे वो आए ही नहीं, वो नीचे के लड़कों को भेजा, उनकी लेवल ही नहीं थी उनको समझने की। इन्होंने ट्रेनिंग दे दी, जब वो
टेंडर वहाँ से अपलोड कर रहे थे तो इनसे हो नहीं पा रहा था। अच्छा। तो फिर शिकायतें बढ़ गई कि ये तो आपका कौन सा सिस्टम है, आपका सॉफ्टवेयर ही ख़राब है, वर्ल्ड बैंक वालों ने धोखा किया है हमसे, गलत आपको सॉफ्टवेयर दिया है। अरे भाई, आप जब पढ़े लिखे लोग जाएंगे नहीं, मातहतों को भेजेंगे, वो समझ नहीं सकेंगे, तो उसमें उनका क्या कसूर। फिर सिंध वाले वफाकी हुकूमत को ख़त लिखते रहे कि हमें और टेंडर दे दें ताकि हम इनको ट्रेंड कराएं। मेरे सोर्सेस कह रहे हैं कि इस सिलसिले में एजुकेशन वालों का इतना बड़ा जो है बीच में कोई सोर्स बढ़ गया कि उन्होंने इन पर सेपरा पे सोर्स बढ़ा दिया, इन्होंने एजुकेशन को निकाल दिया कि भाई आप इसको निकाल दें, बाकी रह गया हेल्थ में थोड़ा बहुत काम हो रहा है। बाकी जो सबसे ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं सिंध में वो महकमा आबपाशी है और वर्क सर्विसेज है। महकमा आबपाशी का लेकिन काम मुगीरी साहब, हम टेंडर्स के हवाले से ही अगर बात करें तो आपने ही बताया कि कई मंसूबे तो ऐसे हैं कि जिनमें टेंडर्स करवाए ही नहीं गए हैं। तो ये बताएं कि करोड़ों अरबों रुपए की खरीदारी या तरक्याती प्रोग्राम्स पर काम जो है वो बगैर टेंडर कराया जा सकता है, क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऐसे कई शवाहिद मौजूद हैं कि करोड़ों अरबों रुपए के काम इन्होंने इस तरह से कराए कि फर्ज यहाँ तो टेंडर नहीं छपाया, या अगर टेंडर छपाया भी है तो मिली भगत करे कि ऐसे अखबारात में जो जिसको हम डमी कहते हैं, जो बड़ा नाम होती है। मिसाल के तौर पर ठेका जो है सखर का है, तो ऐसे अखबार को ठेका मिला जिसकी कापियाँ सखर में जाएंगी ही नहीं, न सखर की तरफ अखबार की कापी जाएगी, न लड़कना में न कोई पढ़ेगा, न उसमें पार्टिसिपेट करेगा। उसके नतीजे में मनपसंद लोगों को जिनको ठेके देने हैं, जिनसे बड़ी भारी भरकम कमीशनें लेनी है, उनको ठेका देकर ये रकम की बंदर बाट करते हैं और काम मेजॉरिटी होता भी नहीं है। आज की जो स्टोरी है वो 6 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद एक टेंडर दिया गया है स्टोन पिचिंग का, कि दरिया हैदराबाद में पनियारी डिवीज़न है, उसके इंजीनियर साहब ने एक मशहूर आदमी है, हाजी साहब सिस्टम का एक आदमी है, उसको नवाजने के लिए 6 अरब 20 करोड़ रुपए का एक टेंडर दिया है। वो भी इसी जुगाड़ वाले तरीके से दिया, वर्क आर्डर दे दिया कि आप दरिया सिंध में हाजीपुर के मकाम पर, ये तालका हाला मटेरी ज़िला में दरिया सिंध का एक एरिया है हाजीपुर, वहाँ आप स्टोन पिचिंग करें। और उसको एडवांस पेमेंट भी कर दी और टेंडर भी नहीं हुआ है। और हम अपने नाज़रीन को ये दिखाएंगे कि वर्क आर्डर दे दिया गया और काम नहीं हुआ। आप मुझे बताएं, 6 अरब 20 करोड़, 6 अरब मतलब है कि 600 करोड़, 600 करोड़ इन्होंने हवा में उड़ा दिए, कोई पूछने वाला नहीं। इतनी बड़ी ज्यादती, इतनी बड़ी ज्यादती। इरिगेशन तो मुकम्मल तबाह हाल है, अगर मैं कहूँ ना, तबाह हाल है कि दुनिया के अगर एक्सपर्ट आ जाए ना, जितने पैसे इरिगेशन में लगे ना इस 15 सालों में, खुदा की कसम इन सबको लटका दे। वो लिखेगा कि लटका दो सबको, जितने पैसे लगे वो कहाँ गए पैसे। मुगीरी साहब, ये बताएं कि बगैर टेंडर के कैसे करोड़ों अरबों रुपए के तरक्याती बिल ठेकेदारों को दे देते हैं, उनसे कोई पूछता नहीं है? देखें, बीच में नेब ने पूछना शुरू किया ना, सबसे बड़े बड़े केसेस जो है ना वो इरिगेशन के बने थे। इवन के उनके चीफ इंजीनियर तक गिरफ्तार हुए, इंजीनियर गिरफ्तार हुए, और वर्क सर्विसेज के भी लोग बहुत गिरफ्तार हुए। जहाँ भी इंजीनियरिंग है ना, तो वो सबसे ज़्यादा नेब में आए। और अभी भी बहुत सारे केसेस जो है एंटी करप्शन में FI में चले जाते हैं। जहाँ जहाँ इंजीनियरिंग है, पैसा तो वहाँ पर है, क्योंकि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। या तो अंदर का बंदा आपको बता दे, या कि एक्सपर्ट आ जाए आपको बताए। मिसाल के तौर पर अभी जिस हाजीपुर बंद का हम जिक्र करें, 6 अरब 20 करोड़ पे स्टोन पिचिंग, अब कहेंगे कि हमने इतने 1000 टन जो है पत्थर हमने दरिया में डाल दिए, तो पानी तो ले गया। अब कहाँ से पूरा करेंगे, वो पत्थर कहाँ है? यही तो मजे हैं इरिगेशन के, कि ये पैसे जो है ना पानी अरबों रुपए में पानी में बहा देते, और वही अरबों रुपए इनके जेबों में आते, ये बंदर बाट करते। आप तस्वीर नहीं कर सकते कि इरिगेशन के अफसरान कितने अमीर हैं, मिलियनर नहीं हैं, बिलियनर हैं। अगर मैं यही कह रहा हूँ कि नेब को अगर वो खुला छोड़ दे, नेब के हाथ पांव उन्होंने जो काट दिए ऑर्डिनेंस के, वो छोड़ दे ना और कुछ ना करे ना, सिंध में सिर्फ इरिगेशन और वर्क सर्विसेज पे काम करे ना, आप यकीन करें पूरा साल जो है ना इनका काम खत्म ना हो, इतने स्कैंडल्स आए। हम
मसला एक और है जो हमने अपनी इस खबर के आगाज में बताया था कि इससे मुतालिक IMF के साथ भी बहुत से जो माहिदे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, उसकी भी धज्जियां उड़ा दी हैं अफसरान की जानिब से। तो टेंडर के हवाले से IMF की जानिब से क्या शराइत रखी गई थी जिसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिसकी खिलाफ वर्जी की गई है? मैं थोड़ी करेक्शन करूंगा कि IMF वालों के शराइत भी थे, लेकिन इनको ज़्यादातर सख्ती जो है वर्ल्ड बैंक वालों ने की। वर्ल्ड बैंक वालों ने कहा कि आप जितनी भी खरीदारी करेंगे वो ई टेंडरिंग करेंगे, ई टेंडरिंग से बाहर जाएंगे तो हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो वफाक की हुकूमत ने तमाम सूबों को सख्ती से हिदायत की। आप हैरान हो जाएंगी कि बलूचिस्तान इस पर अमल दरामद कर रहा है। बलूचिस्तान जिस पे हम सब उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं कि बैकवर्ड एरिया है, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ अमल दरामद हो रहा है। बिल्कुल पंजाब में हो रहा है और हमसे ज़्यादा KPK में हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये जब हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो फिर पैसे तो नहीं बनेंगे। फिर अरबों रुपए के जो इनके अकाउंट्स में निकल रहे हैं, बाहर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। आप इनको देखें कि एक इंजीनियर है 17 ग्रेड का, 18 का, उनके ये देखें कि उसकी जो लिविंग लाइफ है, लिविंग स्टाइल है, वो कितना अमीरों वाला है, शाही खानदानों वाला है बेचारी गरीब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तनख्वाह लेने वाले। आप देखें, इनकी सोच तो देखें, आप तस्वर नहीं कर सकते। मेरे सोर्स मुझे बता रहे हैं कि इस 2 महकमों जिनका हम जिक्र करें, बिल्कुल मुगीरी साहब, यही बात मैं आपसे पूछने वाली थी। आपाशी का तो जिक्र आपने कर दिया है, उसके साथ एक और महकमा जिसका आपने जिक्र किया, वर्क सर्विसेज, क्या उसमें भी उतनी ही करप्शन है या कोई फर्क है दोनों महकमों में करप्शन के हवाले से? देखिए, आपाशी वाला जो करप्शन का एलिमेंट है वो छुप जाता है, क्योंकि ये कहते हैं हमने पानी में काम किया, पानी में हमने पत्थर दिए, ये किया, तो मेजॉरिटी ये बच जाते हैं। जो वर्क सर्विस वाले वो छुपते कम हैं, लेकिन जुगाड़ के बड़े मास्टर हैं। अच्छा, अभी वहाँ पर एक चीफ इंजीनियर साहब बैठे हैं जिसको 60 अरब का प्रोजेक्ट मिला है, ठीक, अयूब जोनेजो साहब। उस प्रोजेक्ट का क्या हाल कर रहा है, मुझे अभी पता चला कि 10-15 अरब रुपए काम शुरू होने से पहले निकाल दिए गए हैं। तो मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उसके ये सारे सबूत के साथ लेके आऊँगा। लेकिन उस चीफ इंजीनियर के एक चहीते अफसर हैं, उन्होंने दरियाए सिंध पे 2 शहरों को मिलाने वाला ब्रिज है, कोटड़ी हैदराबाद ब्रिज, दरियाए सिंध पे, उसकी रोड की हालत बहुत ख़राब है। उसके लिए इन्होंने 25 मिलियन जो है वो किसी बंदे को बग़ैर टेंडर किए उनको 25 मिलियन दे दिए। वो थोड़ी देर पहले तक हमारे हैदराबाद के करेस्पॉन्डेंट वहाँ गए, उन्होंने बताया कि कोई काम ही नहीं हुआ है। आप सोचें, दरियाए सिंध नीचे बह रहा है, उसके ऊपर ब्रिज है, अंग्रेज़ों ने बनाया था, उस पर हालत यह है कि गाड़ियां गुजर नहीं सकती हैं, दुश्वारी है। 25 मिलियन की बहुत बड़ी रकम है, 2.5 करोड़ रुपए बनते। लेकिन मुगीरी साहब, सिंध भी तो इस मुल्क का ऐसा ही सूबा है जैसे दूसरे सूबे हैं, लेकिन यहाँ पर अफसरान कैसे करोड़ों अरबों के गबन कर लेते हैं? देखें, ये हम सिंध वालों की बड़ी बदकिस्मती है, पूरे सिंध वाले यही सोच रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की क़यादत से जो सिविल सोसाइटी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो यही बार बार उनको ताना देते हैं, कहते हैं कि खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के हबीब के वास्ते अब तो बस करो, अब बिल्कुल, बस करो, और बहुत कितनी करोगे भाई, अब तो तुम लोग अमीर भी हो गए हो। पकड़ करें, अमीर नहीं हो गए, अमीर कबीर हो गए हैं। बिल्कुल, तो वो कह रहे हैं अच्छे अफसरान लगाओ, खाएं, इतना खाएं कि हजम हो जाए, इसे ना खाएं कि 70-80% खा जाएं और 20-25 आप 30% काम करेंगे। 25-30% का आप देख रहे हैं ना सिंध में, आप सोशल मीडिया देखें कि रोड जो है क्या हाल है, 6 माह में रोड उखड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मलिक रियाज साहब ने वहाँ पर कराची में जो आइकन टावर बनाया है, उस रोड को देखिए, 7-8 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। आप कराची के दीगर रोड हैं, सिंध के दीगर रोड हैं, उनका काम देखें, बारिश पड़ते ही जो है ना रोड उखड़ जाता है। तो जब आप 70-80% लेके जाएंगे, जेबों में लेके जाएंगे, अपनी जेबें भरेंगे, तो फिर मयार तो यही होगा ना जो आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये भी है, एक तो गैर मयारी काम हो रहा है, दूसरा वो कि काम ही नहीं हो रहा है, पैसे जेबों में जा रहे हैं। तो मुगीरी साहब, क्या वजह है रूल्स को इतना नजरअंदाज करने की? क्या असल वजह सामने आ रही है और किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है इन रूल्स को नजरअंदाज करके? देखिए, बेसिकली तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अफसरान लूट रहे हैं। अफसरान के पीछे जो उनके हवारी हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके बहुत बड़े तलकात हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं, ये फंसते हैं, इनकी जान छुड़ाते हैं, इनकी पोस्टिंगें कराते हैं, पूरा एक सिस्टम चलाते हैं ना।
तो जैसे मैं बता रहा था, बात अधूरी रह गई इस 2 बड़े महकमों में। इरिगेशन की इस रवां साल जो चल रहा है उसके लिए 111 अरब रुपए के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पे पैसे रखे गए। कितने? 111 अरब रुपए। अच्छा। कहने में आसान है लेकिन बहुत बड़ी रकम है। नहीं नहीं, मुंह भरता है। यही जो है वर्क कहने से भी मुंह भरता है मुगीरी साहब। रुपए रखे, मुंह भरता है। हाँ, 95 अरब रुपए इस महकमे के लिए रखे गए। मुझे यकीन है कि 50% से ज़्यादा ये अफसरान और उनके जो हवारी हैं वो लेके जाएंगे। बाकी जो काम हुआ तो आप देख लीजिएगा। अब मुझे एक सोर्स कर रहा है, वो इनसे बहुत जुड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि 2 चीफ इंजीनियर हैं, 2 सिस्टम को चला रहे हैं। एक इरिगेशन में चला रहा है जिसका नाम मंसूर मेमन साहब है, दूसरे का नाम बता रहा है अयूब जोनेजो साहब, वो वर्क सर्विसेज को चला रहा है। और इस पूरे सिस्टम को उन्होंने नाम दिया हाजी साहब सिस्टम। तो हाजी साहब सिस्टम के 2 चीफ इंजीनियर हैं, दोनों महकमों को चलाते हैं। किस इंजीनियर की कहाँ पोस्टिंग होनी है, कितने पैसे किसको देने, किस कंपनी को ठेके देने हैं। ठीक है। मैं अभी अगले प्रोग्रामों में ये लेके आऊंगा कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो 8-10 सालों में जिनको अरबों रुपए का काम मिला है। बिल्कुल, ये सवाल उठता है कि वो कौन सी कंपनीज हैं जिनको इतना फायदा पहुंचाया गया। ये सारी चीजों तो एक तरफ, हम इसके ऊपर भी बाकायदा पूरा एक प्रोग्राम करेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मुगीरी साहब, आखिर टेंडर्स नहीं दिए गए हैं, मंसूबे जो मनपसंद अफसरान को दे दिए गए हैं, कंपनीज को नवाजा गया है। इतनी करप्शन का वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को पता है, वो नोटिस लेते क्यों नहीं है? जी हाँ, पता है उनको, बिल्कुल पता है। यही तो सिंध वाले दुआएं मांगते हैं, यही इनसे डिमांड करते हैं। ये लोग कहते हैं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मीडिया गलत कह रही है। अगर सिंध वाले हमारे खिलाफ होते तो हमें इतना वोट बैक ना मिलता। अब इस पे बहस नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या कहें, हम इनको पीपल्स पार्टी की क़यादत को, पूरी सिंध के करोड़ों लोग कहते हैं खुदा के वास्ते 15 साल का पीरियड बहुत बिल्कुल मुगीरी साहब, बड़े ही अफसोस का मुकाम है कि आला हुकाम को भी ये बात पता है, उसके बावजूद इस पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है। और बहुत ही मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे अगर अब भी इस हवाले से कोई नोटिस ना लिया गया, कोई एक्शन ना लिया गया, तो हर कोई शख्स जो है वो इससे फ़ायदा ही उठाएगा और आवाम का सरासर सिर्फ नुकसान ही होगा। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं, मुस्लिम लीग नवाज के फ्लैगशिप लैपटॉप स्कीम में बड़े पैमाने पर खामियों की निशानदही हुई है। जी हाँ, हुकूमत के अपने थिंक टैंक ने मुस्लिम लीग नवाज की लैपटॉप स्कीम का पोल खोल के रख दिया है और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की तहकीकाती रिपोर्ट में बेकायदगियों का भी इंकशाफ हुआ है। मुस्लिम लीग नवाज ने आज तक 43 लाख लैपटॉप पर 200 अरब रुपए खर्च किए हैं। मजीद इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक मौजूद हैं, उन्हीं से डिटेल्स जान लेते हैं। रियाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि लैपटॉप स्कीम कब और किस विजन के तहत शुरू की गई थी? जी बहुत शुक्रिया। 2011 में इंडिया के तमिलनाडु के मॉडल को कॉपी करते हुए, फॉलो करते हुए, उस वक्त के जो पंजाब की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने ये प्लान शुरू किया कि हम स्कूल के बच्चों को जो है वो लैपटॉप देंगे ताकि मुल्क के अंदर जो डिजिटल लिटरेसी है उसमें इजाफा किया जाए। अच्छा। तो अचानक से ये प्लान स्टार्ट हुआ। पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो था उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया। लेकिन ज़ाहिर एक लंबी कहानी है। एक बेहतरीन गवर्नमेंट का थिंक टैंक, जैसे शुरू में आपने बता दिया, उन्होंने बड़े मोहताद अंदाज में सारे जो है इस इशू को देखा है। ये 4 फेजेस थे इसके, 2011 से लेकर 2020-21 तक, और अब 22 भी आने वाला है, यानी जो 23-24 उसके अंदर आएगा, 22 का फेज़ कहा जाता है, जो 5th फेज़ है। लेकिन उसने बड़े मोहताद अंदाज में इन सारी बातों को लिखा है। तो मैं इख्तिसार के तहत कोशिश करूँगा कि उन सारी बातों को करूँ। ज़ाहिर गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया कि कैसे स्टार्ट हुआ। उन्होंने कहा कि जनाब ये प्लान हुआ, उसके बाद एब्रप्टली स्टार्ट हो गया, और प्लान ये था कि स्कूल के बच्चों को देने, लेकिन अचानक उसके बाद तय हुआ कि जी स्कूल के बच्चों को तो उसके इस्तेमाल के मसाइल होंगे और वो बैग में उठाते फिरेंगे और इश्यूज हो जाएंगे, लिहाजा ऐसे करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को दे देते हैं। अच्छा। तो फिर जनाब BS
और मास्टर्स और जो एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट थे उन बच्चों को जो है वो स्टूडेंट्स को देने का फ़ैसला किया गया और अचानक ये सारा कुछ हुआ। और रिपोर्ट के अंदर ये तफसील से लिखा गया है कि इस जो पहला फ़ेज़ था 2011-12 में शुरू किया था, इसको शुरू करते वक्त जो है फिजिबिलिटी स्टडी नहीं की गई। यानी आप ये किसको देंगे, कितने लोगों को देंगे, जिस इलाके में देंगे वहाँ पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। ख़ासतौर से जनूबी पंजाब के इलाकों में जब आप मुल्तान और रहीम यार ख़ान और डेरा गाजी ख़ान, भावलपुर, जब इन इलाकों में आप दे रहे हैं तो दूर दराज के जो देहात के इलाके हैं, बल्कि अक्सर तो वहाँ पे शहरी इलाकों में भी इंटरनेट के बड़े मसाइल आते हैं। ये सारी तो बेकायदगियां हैं ना जो सामने आ गई हैं। जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसकी जानिब अगर हम आए तो ये किसकी तरफ से दी गई थी? तो क्या खाली बेकायदगियां ही सामने आई थी या फिर करप्शन का भी इंकशाफ हुआ है इस तहकीकाती रिपोर्ट में? जैसा कि पाइड की तरफ से ये गवर्नमेंट का ही थिंक टैंक है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर इनका वो है, और इनका जो वीसी या सरबराह जो होता है उसको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर ही आता है, तो वो जो है वो मुकर्रर करते हैं। तो बाकायदा गवर्नमेंट का ये थिंक टैंक होता है, गवर्नमेंट को बहुत से हवालों से जो है वो, और ये जो रिपोर्ट है ये 3-4 गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे, खासतौर से लैपटॉप, फिर दूसरे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, उसके हवाले से पूरी रिपोर्ट है। तो हमने सिर्फ एक टॉपिक को उठाया है जो लैपटॉप स्कीम थी उनकी। तो इसमें बेकायदगियां भी हैं, और करप्शन का तो मैंने आपको जिस तरह ये बता दिया, ये इशारा करता था गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट के थिंक टैंक से इतने आज़ाद नहीं है कि वो इस चीज़ का जिक्र कर सके जी इतनी करप्शन हुई है। लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर वाजे कर दिया कि एक लैपटॉप जो 18 से 25,000 में मार्केट में अवेलेबल है, वो 37,000 में जो है वो एक किस्म का पर यूनिट खरीदा गया। आपसे करने वाली थी, क्योंकि आपने हमें बताया कि स्कीम के 4 फेज थे और उन सब में लैपटॉप महंगे दामों ही खरीदे गए, तो मार्केट से दुगनी कीमत क्यों अदा की गई और क्या कह के अदा की गई? अब जाहिर है मैंने जैसे कहा कि इस रिपोर्ट के अंदर खुल के तो बात नहीं की गई, लेकिन इशारे दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका जो सारा टारगेट था कि जी हमने पंजाब में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना है, सारे मामलात करने हैं, लेकिन इनकी ना फिजिबिलिटी स्टडी थी, ना इन्होंने चीज़ों को उस अंदाज में पढ़ा देखा। तो ना सिर्फ कीमत बढ़ी हुई थी, बल्कि इन्होंने ये किया कि जो आईटी के जो बच्चे थे, आईटी के से रिलेटेड जो बीएस के या एमएस जो कर रहे थे, पीएचडी जो कर रहे थे, उनको वही लैपटॉप दिए जो मैथमेटिक्स के, उर्दू के, इस्लामियात के और पाक स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने कहा कि जब आप अगर पाक स्टडीज़ के स्टूडेंट को या उर्दू के एमए उर्दू को या बीएस जो उर्दू कर रहे हैं और उसमें आप उनको दे रहे हैं उन बच्चों को, तो वो तो समझ आती है। लेकिन आप आईटी से रिलेटेड जो पीएचडी या एमफिल कर रहे हैं उनको भी वही लैपटॉप दे रहे हैं उसी सलाहियत के, उनको बहुत हैवी प्रोसेसर, हैवी जो है वो हार्ड डिस्क वाले और रैम वाले, स्पीड वाले जो है प्रोसेसर और वो सारे सिस्टम चाहिए होते हैं। आपने स्टडी से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको तो मीट अप कर सकें, वो वाले लैपटॉप चाहिए होते हैं उनको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस चीज़ को भी मद्देनजर नहीं रखा गया, और बस जो है वो जाहिर है चूँकि इसकी सियासी अंडरटोन्स थी, वो हम आगे जाएंगे कि कैसे इस मामले को, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि फिर वो जो लैपटॉप थे वो फिर स्कूल के बच्चों को दे दिए जाते? वो तो उनके ही काम आ सकते थे, आईटी के स्टूडेंट के लिए तो वो फिर किसी काम के नहीं थे। बस जाहिर है शुरू में जब स्टडी नहीं हो सकी, चीज़ों को उस तरह देखा नहीं गया, परखा नहीं गया, तो मामला तो सिर्फ गए कि उन्होंने कहा कि अच्छा ज़रा बच्चों को देंगे तो ज़रा उनके मसाइल हो जाएंगे, ऐसा करते हैं, चलो ऐसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को दे देते हैं। तो ड्राइंग रूम्स में जब इस तरह की प्लानिंग्स होती हैं, चीज़ों को डिसाइड किया जाता है और उनका जो प्लानिंग होती है, उनका नुक्ता नज़र होता है, उसकी जो आगे देखना होता है, वो पॉलिटिकल अंडरटोन्स होती हैं, उनका सियासी जो है वो अज़ाइम होते हैं, तो फिर उसके नताइज ऐसे ही निकलते हैं, उस पर प्रॉपर वर्किंग की जाती। इन्होंने ज़रूर आखिर में ये सजेस्ट किया है कि अगर आप इस तरह के काम कर रहे हैं तो इससे पहले ना सिर्फ फिजिबिलिटी स्टडीज को देखें, बल्कि की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं उनको देखा जाए। बिल्कुल, रियाज तलबा की तरफ से बाकायदा तौर पर एतराज सामने आया था कि एक ही किस्म के लैपटॉप जो हैं वो तकसीम किए गए हैं, जबकि जो आईटी और कंप्यूटर साइंस के तलबा हैं उनको तो बेहतर सलाहियतों वाले लैपटॉप की ज़रूरत थी, और इसी बात को बेस बना के वो लैपटॉप जो हैं वो हमें मार्केट में नजर आए थे, वो मार्केट में फरोख्त कर दिए गए थे।
बिल्कुल ऐसे ही है। बाकायदा इस रिपोर्ट में लिखा गया कि ऐसे जो लैपटॉप थे वो मार्केट में नज़र आए, मार्केट में फ़रोख्त कर दिए गए, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि बहुत से कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर के मसाइल थे, और एक विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर होता है वो सबको मालूम होता है, मुल्क भर में जो है वो दफातर में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में वो विंडोज़ के जो हमारे यहाँ जो है वो इस्तेमाल होते हैं, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, लेकिन वहाँ पे जो है यूबिंटू कोई इस तरह को कोई अजनबी नाम का कोई सॉफ्टवेयर था, उसको इस्तेमाल किया। तो बहुत से बच्चों ने उस सॉफ्टवेयर को भी बदल दिया और उसकी जगह विंडोज़ जो है का जो सॉफ्टवेयर है वो उन्होंने इस्तेमाल किया। देखिए कौन से मसाइल थे इस मंसूबे की फिजिबिलिटी के हवाले से जो अब तक सामने आए हैं? पूरी तफसील जो है, पूरा एक चैप्टर जो है मौजूद है, और उसमें उन्होंने तफसील से इस चीज़ का जिक्र किया है, और उन्होंने कहा है कि आपने ना सिर्फ जो है इसकी स्टडी की प्रॉपर कि आप करना क्या चाहते हैं, अचीव क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल। उन्होंने ये कहा कि आपने लाखों, सबसे ज़्यादा जो है वो तालीमी इदारे जो कि यहाँ पे पंजाब में हैं, तो आपने सबसे ज़्यादा लैपटॉप जो थे वो वहाँ पे तकसीम किए। लेकिन अगर देखा जाए, उन्होंने कहा कि PSLM का एक सर्वे पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स के अंडर ये एक इदारा है, उसका जो है पाकिस्तान लिविंग स्टैंडर्ड्स जो मेजरमेंट का एक इदारा है, और वो बाकायदा तौर पे देखता है। तो उनके मुताबिक पंजाब के अंदर जो डिजिटल लिटरेसी है वो 13% लोग जो हैं वो लैपटॉप्स और इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल रियाज, देखा जाए तो इतना बड़ा मंसूबा और उतनी बड़ी बेकायदगियां भी सामने आई हैं। सवाल यह है कि बेकायदगियां तो सामने आ गई हैं, अब क्या इस पर कोई कार्रवाई भी की जाएगी या नहीं की जाएगी? मेरा ख्याल है कि ये एक आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट है, और अगर हुकूमत पाकिस्तान वफाक में भी उनकी हुकूमत है, अब तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला नहीं रहे, अब तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसकी अगर वो सिर्फ एग्जेक्टिव समरी पढ़ लें जो तकरीबन 3 से 4 पेजेस पर मुश्तमिल है, और उसके हाईलाइट्स बना के भी अगर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको दे दें और वो पढ़ लें, और मेरा ख्याल है कि इसके साथ साथ अगर एहसन इकबाल भी पढ़ लें, क्योंकि उनकी मंजूरी से ही अगली जो स्कीम है वो आने वाली है, और अगली स्कीम में तकरीबन उन्होंने कहा था कि 1.5 लाख के करीब जो लैपटॉप हैं वो देंगे, और वो तकरीबन 2 अरब रुपए तक जो है उसकी कीमत जो है वो जाएगी। तो इस मुश्किल हालात में जब IMF से पैसे के लिए रुपए के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पर अगर इस तरह के पैसे जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब को, एहसन इकबाल साहब को इस रिपोर्ट को पढ़कर फैसला कर लेना चाहिए कि हम पहले बाकायदा तौर पर स्टडी कर लें, और सियासी जो है अज़ाइम ना हो हमारे, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने ये भी लिखा है कि बाकायदा तौर पे भी इस मंसूबे पर दोबारा से स्टडी नहीं किया गया, उस पर सोचा नहीं गया। नहीं, किसी किस्म की अब तक की जो इस स्टडी के बाद जो है, ज़ाहिर है ये तकरीबन 4-5 दिन पहले लॉन्च हुई है, लेकिन इस पर किसी किस्म का जो है बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा। ज़ाहिर है पहले ये गवर्नमेंट के साथ ही शेयर होती है और उसके बाद वेबसाइट पे अपलोड होती है और बाकी इदारों को भेजी जाती है। तो सियासी अज़ाइम बदकिस्मती से उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि बहुत सी जगहों पर ऐसा था कि जब इवेंट स्टार्ट होता था तो वहाँ पर मकामी जो अमायदीन थे, ये बहुत से लोगों ने हमें बताया, पंजाब से भी और हाई एजुकेशन कमीशन से भी, कि बड़ी बड़ी तस्वीर जो थी वो वज़ीर आला पंजाब की और वज़ीर आज़म की और उनके जो पार्टी के सरबराह हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, उनकी तस्वीर जो है वो लगाई जाती थी। हालांकि जब पिछले दौर हुकूमत था PDM से पहले इमरान खान के दौर हुकूमत में, तो बाकायदा तौर पर उन्होंने इस चीज़ पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई हुई थी, किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर नहीं होगी। तो मुल्तान, बहावलपुर, पंजाब में जहाँ भी इस तरह के इवेंट्स होते थे तो तस्वीरों पर पाबंदी थी, लेकिन इनकी हुकूमत के आते ही दोबारा तस्वीर लग गई और बाकायदा तौर पर इस रिपोर्ट के मुताबिक सियासी नारे लगाए जाते थे एक मखसूस पार्टी के। इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर है मुस्लिम लीग नवाज की तरफ उनका इशारा है, पीपल्स पार्टी का तो प्रोजेक्ट नहीं था ये। तो बाकायदा तौर पर सियासी नारेबाजी पूरे नहीं हुए, लैपटॉप दे के भी वो तो स्टूडेंट्स फिर उसके बावजूद वो रोल ही रहे थे। उन्होंने सारे के सारे लैपटॉप्स यहाँ से लेके मार्केट में जाके सेल कर दिए और अपनी मर्जी का बेहतरीन लैपटॉप खरीदा जिससे उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती थी। असल में हर दफ़ा यही होता है कि बिरयानी और कीमे के नान और लैपटॉप लोग इनसे लेके वोट कहीं और डाल देते हैं, और सियासी अज़ाइम जैसे कि आपने कहा कि वो पूरे नहीं होते, फिर ये गिला करते हैं। जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों गिला किया कि आप लोग निकलते नहीं हैं और आप लोग हालात को समझें,
और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की तरफ इशारा था कि आप लोग बाहर निकलते हैं, चीज़ों को देखते हैं तो आप जो है ना हक़ाइक़ को समझें। तो जाहिर है ये चीज़ें हैं कि सियासी जो अज़ाइम हैं उन चीज़ों को उनसे हट के आप जो है बच्चों के मुस्तक़बिल की तरफ देखें, बच्चों की ज़रूरतों को देखें। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चली गई है और हम अभी तक इस पे लगे हुए हैं कि हमने बच्चों को टैबलेट्स देनी है, लैपटॉप देने हैं, तो उसके पीछे जो है किसकी तस्वीर होगी, उस पर किसका नाम होगा। हम देख रहे हैं पंजाब में जो भी स्कीम स्टार्ट हो रही है उसमें मरीम नवाज का जो है वो हो रहा है, हिम्मत कार्ड स्टार्ट हुआ, मरीम नवाज हिम्मत कार्ड प्रोग्राम, इस तरह की चीज़ें और बहुत सी चीज़ें, बच्चों के स्कूल के दूध के प्रोग्राम जो चल रहे हैं। तो अगर हर जगह आपने हस्पताल बनाने हों, चाहे वो तालीम के प्रोग्राम्स हों, अगर आपने सियासी जो है अंडरटोन्स उसकी होंगी तो अवाम जो है बहुत तेज हो चुके हैं चीज़ों को, वो देखते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा अगर आप हमें इस तरह दे रहे हैं तो इस तरह तो कबूल नहीं है। बिल्कुल रियाज, देखा जाए तो जिम्मेदारान अफराद में तो हुकूमतगान भी शामिल हैं जिनकी नाकिस मनसूबाबंदी और महंगे दामों खरीदे जाने की वजह से ये मनसूबे भी करप्शन की नज़र हो गए हैं और इसी करप्शन की वजह से आने वाले वक्तों में हमें मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा, IMF के साथ मजीद मुआहदे भी करने पड़ेंगे और जो कि हमारे सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। सोचिएगा ज़रूर। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक ऐसे शख्स को अस्पताल डायरेक्टर तैनात किया गया जिन्हें माजी में MTI बनू से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की हिदायत पर ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा देना पड़ा था। इस बारे में हम पहले ही एक प्रोग्राम में बता भी चुके हैं। अब MIT बनू में करप्शन और बेकायदियों का भी इंकशाफ हुआ है। ये बेकायदियाँ जो हैं उस वक्त की गई जब मज़कूरा हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर गुलजार वहाँ पर तैनात थे। यहाँ जितनी भी बेकायदियाँ हुई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इस पर एक्शन लिया और उसे या तो गवर्नर इंस्पेक्शन टीम को इंक्वायरी के लिए भेजा गया या फिर एंटी करप्शन को मजीद कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। इस स्टोरी को इन्वेस्टिगेट किया है हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज बंग। उनसे पूछते हैं कि डिटेल्स मजीद क्या हैं। जी बंगिश साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डॉक्टर गुलजार से उस वक्त क्यों इस्तीफा लिया गया जब वो MTI बनू में हॉस्पिटल डायरेक्टर थे? जी बिल्कुल शुक्रिया फरजाना। इसकी वजह ये थी कि डॉक्टर गुलजार पे कई किस्म के इल्ज़ामात थे और उन इल्ज़ामात की रोशनी में ये कहा गया था कि चूँकि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन थी वो छिपाई थी उस वक्त तैनाती के वक्त, और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के एक मेंबर थे तो उन्होंने डॉक्टर गुलजार से ये कहा था कि वो एक स्टाम्प पेपर ये लिख कर देते कि उन्हें पिछली मुलाजमत से न तो हटाया गया है और ना ही उनकी जबरी रिटायरमेंट हुई है। जिसके बाद जब उस बात की कंफर्मेशन हो गई कि उनकी जबरी रिटायरमेंट हो गई है तो उनको ये कहा गया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जानिब से कि वो फौरी तौर पर या तो इस्तीफा दे दें और अगर एक दिन में उन्होंने इस्तीफा ना दिया तो उन्हें इस असामी से हटा दिया जाएगा। जिसके बाद मजबूरन उन्हें बनू MTI अस्पताल से जो कि वहाँ पे हॉस्पिटल डायरेक्टर थे तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद ही उनकी बाद में तैनाती की गई मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। तो ये उसकी कहानी थी कि उन्हें इस्तीफे देने की ज़रूरत पड़ी। वैसे वहाँ पे काफ़ी जो बेकायदगियाँ थी वो उस वक्त हो रही थी बनू MTI हॉस्पिटल में, और उस वक्त बार बार इस तरफ इशारा किया गया और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर थे उसमें इसकी निशानदेही भी की गई और कई एक इदारों को इस सिलसिले में इंक्वायरियाँ भी भेजी गई। हाँ बिल्कुल मुमताज, हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी इन तमाम बातों का जिक्र किया था कि जिस तरह से जो लोग अहल थे उन्हें बताया भी नहीं गया था, उन्हें बुलाया भी नहीं गया था। जी बिल्कुल, वो तो उनकी तैनाती का मामला था जो उस वक्त जो दीगर उसके साथ जो कैंडिडेट्स थे उन्हें नज़रअंदाज किया गया और बाद में जब उन्हें मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स का HD तैनात किया गया तो उसके बाद जो बनू MTI हॉस्पिटल में जो बेकायदगियाँ हुई थी उसकी एक नई फहरिस्त सामने आई है और उस फहरिस्त के मुताबिक वहाँ बोर्ड ऑफ गवर्नर ने उसका सख्त नोटिस लिया और सैकड़ों मुलाजिमीन वहाँ पे भर्ती की गई और उन मुलाजिमीन की भर्ती जो है या तो कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर की गई और या उन्हें डेली वेजेस पर भर्ती किया गया। जिसके बाद जब बोर्ड ऑफ गवर्नर के सामने ये बात सामने आई तो उन्होंने इसका नोटिस लिया और जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उन्हें इसका केस रेफर कर दिया और अब एंटी करप्शन का काम है कि वो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ये तैनातियाँ जो हुई थी वो साल 2021 से साल 2023
2024 के दौरान की गई थी, और इस दौरान ये वो दौर था जब डॉक्टर गुलजार वहां पे एचडी तैनात थे। अच्छा। इसके अलावा वहां पे दीगर भी कई एक बेकायदगियां हुई। मिसाल के तौर पे वहां पे मुरम्मत का काम था, उसका ठेका दिया। कई एक बेकायदगियों का नोटिस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने भी लिया, वो कौन से बड़े केसेस थे? जी बिल्कुल, एक तो जो तैनातियों का मामला था उसका नोटिस लिया गया है, और एक वहां पे एमटीआई बनू हॉस्पिटल में कुछ मुरम्मत का काम था, तो उसका ठेका जो दिया गया था वो बगैर किसी इश्तिहार के वो ठेका दिया गया, और कहा यह जाता है कि उसमें जिन लोगों ने वो ठेका लिया वो मंजूरी नज़र अफराद थे। गवर्नर बोर्ड ने, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर था ये खलीफा कुल नवाज हॉस्पिटल का, तो उन्होंने उसका नोटिस लिया, और न सिर्फ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बल्कि गवर्नर इंस्पेक्शन टीम को भी उसका केस भिजवा दिया था। मुमताज साहब, सिलसिले में भी बोर्ड ऑफ गवर्नर में उसमें निशानदेही की गई थी। एक और मामला भी है कि कोरोना के दिनों में भी कोई लाखों रुपए के मास्क खरीदे गए थे, जरा उस कहानी के हवाले से भी बता दें। जी बिल्कुल, ये जो कोरोना के टाइम पे जो बेकायदगी हुई थी वो ये था कि 23 लाख रुपए के जो कोरोना के मास्क थे उसको N95 मास्क कहते थे, उसकी खरीदारी की गई। उसके बारे में कहा यह जाता रहा कि ये जो मास्क हैं ये किसी गैर सरकारी तंजीम की जानिब से इस हॉस्पिटल को डोनेट किए गए थे। अच्छा। बाद में इन मास्क को ये जाहिर किया गया कि ये जो एमटीआई हॉस्पिटल है बनू का, उसकी जानिब से उसकी खरीदारी की गई है, और उस खरीदारी की मलियत 23 लाख रुपए बताई गई। और ये भी नोट किया गया, जो इंक्वायरी की गई है उसमें यह बात सामने आई है कि एक मास्क की कीमत जो है वो 2300 रुपए लगाई गई है, यानी 2300 रुपए फी मास्क के हिसाब से जो मास्क अस्पताल के लिए खरीदे गए। तो उसमें हैरानकुन बात तो यह है कि कहा यह जाता है कि ये किसी एनजीओ की जानिब से उनको डोनेट किया गया था, और इसके बावजूद इसकी खरीदारी जाहिर की गई। जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि ये मास्क जिन लोगों को दिए गए उसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखा गया, कोई वाज़ेह रिकॉर्ड मौजूद नहीं जिससे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सके कि 23 लाख के जो मास्क खरीदे गए हैं उसे कहां पे यूटिलाइज किया गया, किन लोगों को ये मास्क दिए गए, और इसका क्या फायदा हुआ हॉस्पिटल को। तो ये भी एक कोई उसकी फहरिस्त नहीं मुरतब की जाती। यकीनन हर अस्पताल में एक इन्वेंट्री होती है, और बाकायदा तौर पे जो स्टोर में कोई चीज जाती है तो उसका बाकायदा हिसाब किताब रखा जाता है। जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में और मुख्तलिफ में डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को और नर्सेस को ये जो मास्क दिए जाते थे उसका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है, और जो जिन जिन लोगों को ये मास्क इशू किए जाते थे तो उसका तो रिकॉर्ड रखना जरूरी था, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं रखा गया। और जितनी तादाद में ये मास्क खरीदे गए जिसकी मालियत 23 लाख रुपए बताई गई, उस कीमत के लिहाज से ये मास्क मौजूद भी वहां पे नहीं पाए गए। और जब इस सिलसिले में इंक्वायरी की गई तो ये कहा गया कि ये मास्क जो हैं ये कोरोना के दौरान ही इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन चूंकि इमरजेंसी थी तो इसलिए उस दौरान इसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया। जिस पे उस वक्त जो बोर्ड ऑफ गवर्नर की इंक्वायरी की रोशनी में उस वक्त के जो साबिक हॉस्पिटल डायरेक्टर थे डॉक्टर गुलजार, उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। ये केस भी एंटी करप्शन को भेजा गया, और इसके साथ बोर्ड ऑफ गवर्नर ने ये रिकमेंडेशन भी दी कि डॉक्टर गुलजार से इस सिलसिले में रिकवरी की जाए, क्योंकि ये एक ऐसी बेकायदगी है कि जिसका मुनासिब जवाब ताहाल सामने नहीं आया। मुमताज, इस बारे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्या मौकिफ है? क्यों इसमें ताखीर हो रही है और अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? असल में मसला ये है कि ये जो मामलात हैं, जो इंक्वायरीज हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जानिब से ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को तो भेज दी गए, लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर की जानिब से यही है, या तो वो गवर्नर इंस्पेक्शन टीम को भेज देते हैं और या फिर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। चूंकि नेब का जो मामला है उसमें एक सर्टन अमाउंट जब तक इन्वॉल्व ना हो तब तक वहां पे केसेस नहीं भेजे जा सकते, तो इसलिए इनको मजबूरन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भेजने पड़ते हैं। की जरूरत है, वहां से रिकवरी होगी, और जहां उस हवाले से अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है जैसा कि आप कह रहे हैं। तो जब ये मामला सामने आ चुका है तो कोई रोकथाम हो सकी है उन बेकायदगियों की? जो इसमें जो संगीन गलती हुई है वो ये है कि एक ऐसे मुलाजिम को कि जिनको एमटीआई हॉस्पिटल बनू में
बोर्ड ऑफ गवर्नर की जानिब से ये कह के इस्तीफे पे मजबूर कर दिया गया कि वो एक दिन में या तो इस्तीफा दें, अगर ना दिया तो उन्हें मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उसी शख्स को फिर थोड़ी अरसे बाद मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हॉस्पिटल डायरेक्टर के ओहदे पर हायर कर दिया जाता है, और न सिर्फ हायर कर दिया जाता है बल्कि उन पे जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बल्कि लगाए गए थे उस वक्त जो बन्नू में उनकी जो कारकर्दगी थी, तो उसके बावजूद उन्हें हॉस्पिटल डायरेक्टर के अहम पोजीशन पर तैनात किया गया, और उनकी जो पिछली जो इल्ज़ामात थे, जो इंक्वायरीज थी, उनको पसे पोस्ट डाल दिया गया। तो ये एक ऐसी संगीन गलती है कि जिसके बारे में उन तमाम अरबाब इख्तियार से बासपुर्स करना लाजमी है कि जिन्होंने उनकी तैनाती की, या उनकी जो पिछले जो इल्जामात थे, या जो उनकी जबरी रिटायरमेंट का जो मसला था जिसके बाद वो किसी दूसरे ओहदे के लिए अहल नहीं होते, तो उनके बारे में जरूर पूछना चाहिए। लेकिन काम है कि करप्शन भी साबित हो जाती है, बेकायद भी सामने आ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी संगीन गलतियां की जाती हैं कि जिसको हम भरपाई नहीं कर पाते हैं, और उस पर कोशिश पूरी ये की जाती है कि कोई कार्रवाई भी ना की जाए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।